जो कहते थे तुझसे ना होगा हम उनको करके दिखाएंगे। याद रखना मेरे दोस्तों, एक दिन टॉपर बनकर आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 16 फरवरी को 12th हिंदी का पेपर देना है। तो जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को 2023 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। 16 फरवरी को जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहीं ऐसा ना हो आपको बाद में पछताना पड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं किसी चीज की गारंटी नहीं लेता कि हाँ यही आएगा, लेकिन हाँ जितने क्वेश्चन मैं बताता हूं उनके आने के चांसेस 99% होते हैं। तो अब आपके पास समय नहीं है, बस इतना पढ़ लो, क्योंकि अब समय नहीं है। जो समय बीत गया उसे सोचना नहीं है, आने वाले समय में अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि जो लोग हमें कह रहे थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, उनको हम दिखा देंगे, टॉपर बनकर दिखा देंगे, 90+ मार्क लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब की बार हमें हिंदी में 100 में 95+ लेकर आना है, ठीक है। बस आप लोग हमारे साथ रहिए। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं आपको 95+ दिला कर रहूंगा, सिर्फ हिंदी में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट में। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय आपका एक एक मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ाई में लगा देंगे तो समझ लीजिए आप सोना बना रहे हैं अपने टाइम को, ठीक है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी में यूज कीजिए, क्योंकि यही तो मेन टाइम होता है। जो टॉपर्स होते हैं वो एग्जाम के लास्ट दिन में सबसे अच्छी तैयारी करते हैं। तो आप भी करेंगे और आप भी 95+ लेकर आएंगे। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। टोटल हम इस वीडियो में 7 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 2 नंबर का आता है। फिर पढ़ेंगे संधि विच्छेद, 3 नंबर का आता है। फिर पढ़ेंगे शब्द युग्म, फिर शब्द अर्थ, 2 नंबर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 नंबर। वाक्य संशोधन, 2 नंबर। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे निबंध, 2 नंबर। सबको जोड़ेंगे तो लगभग 22 नंबर आएगा, 22 नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 22 मार्क्स को क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं, जैसे जीवन परिचय, कहानी, ठीक है, रस छंद अलंकार, सुभाषित रत्नानि चैप्टर के श्लोक। लेकिन ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो फिक्स नहीं है, एकदम फिक्स नहीं है कि हाँ भैया यही क्वेश्चन आएगा, पढ़ लो और जाकर बोर्ड एग्जाम में छाप दो, ऐसा नहीं है। तो जो टॉपिक मैं इस वीडियो में लेकर आऊंगा ये एकदम फिक्स नहीं होता। जितने क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, हो सकता है इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाए, फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। इस वीडियो में मैंने उसी प्रश्नों को लिया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों को। एक एक टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक हैं 6 टॉपिक तक 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट में हम एक निबंध भी पढ़ेंगे, यानी कि निबंध कैसे लिखते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो निबंध होता है उसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं निबंध। आपको जरूरी है जानना, क्योंकि 9 नंबर का आता है। कैसे हम लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में ये सब मैं आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों को। 2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 95+। तो हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए इसमें होता क्या है, हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। मैं पहले भी बता चुका हूं, ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन ऐसे रहेगा, नाक रख लेना, इसका मतलब होगा इज्जत बचाना। फिर आपको हेडिंग डालना होगा बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, वाक्य प्रयोग, मेरे पुत्र ने हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके परिवार की नाक रख ली। देखिए भैया, आप इंटर में हैं, अगर आप इंटर में अच्छे नंबर से पास होंगे तो आपके साथ साथ आपके परिवार का भी रेस्पेक्ट बढ़ेगा। अगर आप लोग, कोई भी बच्चा मान लीजिए किसी कारणवश फेल हो जाता है तो क्या होगा, सम्मान घट जाएगा, तुरंत बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो वही यहां पर देख सकते हैं आप, देखिए नाक रख लेना, इसका मतलब इज्जत बचाना। तो वाक्य प्रयोग, मेरे पुत्र ने हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके परिवार की नाक रख ली। तो देखिए नाक रख लेना इसमें आ चुका है, ठीक है। तो ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। तो ऐसा काम कीजिए कि आपका और आपके परिवार का नाम रोशन हो, ठीक है, समझ में आया। तो पढ़ाई कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इस मुहावरे से हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके घर की इज्जत बनी रहेगी, ठीक है, मतलब सम्मान। अगर कोई फेल हो जाता है ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इसका बेटा पढ़ रहा था फेल हो गया, कितना बुरा लगता है। तो जो समय बचा उसको पढ़ाई में लगा दीजिए मेरे दोस्त, आगे का नजारा आप देखने लायक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन, कुछ अक्ल के दुश्मन हमारे एरिया में भी रहते हैं, आपके एरिया में भी होंगे कुछ ऐसे लोग, यानी कि मूर्ख लोग, ठीक है। यहां पर लिखेंगे मूर्ख, अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। अब वाक्य प्रयोग देखिए, राकेश को तुम ही समझाओ वह तो अक्ल का दुश्मन बनता जा रहा है। यानी कि राकेश भैया हैं, उनको तुम ही समझाओ, वह तो मूर्ख बनता जा रहा है। कुछ लोग होते हैं उनके पास ज्यादा माइंड सेट नहीं होता, मतलब थोड़ा अजीबो गरीब हरकतें करते हैं, हमारे इधर भी हैं, सबके उधर होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं, समझ में आया। तो अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, ठीक है। तो राकेश को तुम ही समझाओ वह तो अक्ल का दुश्मन बनता जा रहा है, बस हो गया, सिंपल सा है, कुछ है नहीं। क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ गया, कर लेंगे आप बहुत आसानी से। नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप स्टडी कर लेते हैं उतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अब की बार हमें टॉपर बनना है। आगे देखिए तीसरा देखिए क्या है, हवा हो जाना। हवा हो जाना का मतलब होता है तेज दौड़ना। हवा हो जाना मतलब ऐसे निकल गया, ठीक है, यानी कि तेज दौड़ना इसका मतलब होगा, ठीक है, समझ में आया। वाक्य प्रयोग देखिए, वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे राधा और प्रतिभा देखते ही देखते हवा हो गई। यानी कि राधा और प्रतिभा, ठीक है, दोनों लड़कियां दौड़ रही हैं, अब देखते ही देखते वो हवा हो गई, यानी कि बहुत तेजी से दौड़ रही है, ठीक है, समझ में आया। तो हवा हो जाना यानी कि तेज दौड़ना। वाक्य प्रयोग राधा और प्रतिभा देखते ही देखते हवा हो गई, ठीक है। यहां पर आप कुछ और नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन और रोहन देखते ही देखते हवा हो गई। नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो इस वाक्य में आ गया, ये हवा हो जाना, बस वाक्य प्रयोग हो गया, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा है, सिर्फ समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन देख लिए, अब कहते हैं चलो यार अलग चलते हैं, कहीं अलग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप एक जगह स्थिर रहेंगे, पैसेंस के साथ आप पढ़ेंगे, तभी आप लोग टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूजफुल ही होंगे, हानिकारक नहीं है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा टॉपिक है संधि विच्छेद, इसको जानना जरूरी है। यहां पर एक चीज देखिएगा, इसमें होता क्या, जैसे देखिए फर्स्ट श्रीशाह का संधि विच्छेद है, देखिए यहां पर श्री कर दीजिएगा, ऐसे जो श्री होता है, ठीक है, श्रीशाह का संधि विच्छेद है। नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, देखिए श्री, देखिए श्रीशाह, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। तो श्रीशाह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो सही वाला संधि विच्छेद है उसको अपनी कॉपी में लिखना होगा, बस हो गया, सिंपल सा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। छोटे बच्चे तो हो नहीं, समझ में आ जाएगा, सिंपली है, ठीक है। का देखिए, का है श्रीधन ईसा, खा है श्रीधन ईसा, गा है सरधन ईसा, घा है श्रीधन ईसा। तो इसका घा वाला ऑप्शन राइट होगा। क्यों राइट होगा, देखिए श्री में बड़ी ई है, ठीक है, और इस बड़ी ई इसमें भी है, देखिए ध्यान दीजिए, ये श्री है, श्री पढ़िए, श्री लास्ट में बड़ी ई आता है, इसमें भी बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर बड़ी ई ही बना लेंगे। तो ये श्रीशाह का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो सही आंसर है चूज करके लिख दीजिए, बस हो गया, सिंपल सा है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझिए, बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि अब समय चला गया, घूमने वाला, टहलने वाला, मोबाइल देखने वाला समय गया, ठीक है। मतलब मोबाइल देखिए लेकिन अपने यूज के लिए देखिए, ठीक है, मिस यूज मत कीजिए। आगे देखिए दूसरा,
दूसरा हमारा है कामरी। कामरी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? का है का धन मारी, खा है कामा धन री, गा है काम धन आरी, घा है काम धन अरी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। क्यों होगा? अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा साल बीत गया, उन्होंने बुक ही नहीं खोला है। वो क्या कहेंगे, अरे सर जी का वाला सही है, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, का और मारी को जोड़ दीजिए, बस हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि बस दोनों को जोड़ दिया काम खत्म, प्लस लगा ही है, जोड़ दो काम खत्म, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए घा वाला सही होगा, काम धन अरी। देखिए काम माँ में आ रहा है, छोटा आ, और इसके आगे तो छोटा आ है ही, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ा आ बना लेंगे, बस हो गया। ये कामरी का सही संधि विच्छेद हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरा काम है समझाने का, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं पढ़ोगे तो बाद में पछताओगे, पढ़ लोगे तो टॉपर बनकर आओगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तथेति का संधि विच्छेद। तथेति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है तथ धन इत, खा है ता धन थेति, गा है तथा धन इत, घा है तथा धन ति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, तथा धन इत। देखिए तथेति का ये सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा तथा में बड़ा आ गया और इसमें छोटी ई आ गई, दोनों मिलकर आए ए बना लेंगे, ठीक है। तो तथेति हो जाएगा, बस हो गया, सिंपल सा। अब कुछ जो हमारे अच्छे स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वो कहेंगे अरे सर जी खा वाला सही है। तो खा वाला कैसे सही है? क्योंकि दोनों को जोड़ दो, काम खत्म। यही होता है, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो ये संधि विच्छेद के तीनों नंबर लेकर आओगे, नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे, ठीक है। तो ये गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर हमने रखा है शब्द युग्म को। देखिए मैंने यहाँ पर विभक्ति और वचन को नहीं लिया है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, लेकिन यहाँ पर हमने एक टॉपिक को नहीं लिया है, मतलब 7 टॉपिक्स हैं उसको छोड़कर, ठीक है। देखिए शब्द युग्म, शब्द युग्म भी 2 नंबर का आता है। इसमें क्या होता है, सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, आपको मीनिंग चूज करना होगा कि कौन सा मीनिंग बिल्कुल सही है, ठीक है, बस हो गया। देखिए जैसे अपत्य अपस्य, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले है उसका मीनिंग पहले होगा, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में होगा, बस इतना याद रखना है, हो गया, सिंपल सा। देखिए का है पति विहीन और कुमार्ग, खा है पुत्रहीन और भोजन, गा है संतान और अहितकर भोजन, घा है पुत्र और बीमारी। देखिए इसका मतलब होता है संतान और अहितकर भोजन। अपत्य का मतलब होता है संतान, ठीक है, संतान, और अपस्य का मतलब होता है अहितकर भोजन। तो ये गा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। मतलब जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में है, बस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नीर नीड़। नीर नीड़ इसका सही अर्थ क्या होगा? तो पहले का तो सबको पता होगा, नीर। नीर हम किसको बोलते हैं? पानी को, जल को, ठीक है, नीर बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें सिंपल सा सही कौन सा होगा? या तो घा वाला सही होगा, मतलब जल और घोषणा, ठीक है, जल और घोषला, तो ये वाला सही होगा। देखिए नीर का मतलब जल होता है, तो जल जब आपको एक अगर आपको पता है तो आप सही आंसर दे लेंगे, एक भी नहीं पता तब तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, ठीक है। तो एक हमें पता था नीर का मतलब जल होता है, तो बाकी 3 में जल है नहीं, चौथे में जल है, जल ही जीवन है, ठीक है। तो ये घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बस हो गया, सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखिए क्या है, कृषि। कृषि इसका अर्थ क्या होगा? अब देखिए दूसरा वाला कृषि जो है वो सभी को पता होगा, कृषि का मतलब क्या होता है? खेती, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर इसमें पहला तो बिल्कुल गलत है, बाकी 3 में एक सही हो सकता है। देखिए यहाँ पर 3 में खेती लिखा है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि पहले वाले का क्या सही है? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, दुबला और खेती। देखिए कृषि का मतलब होता है दुबला, ठीक है, और कृषि का मतलब खेती। अब देखिए यहां पर केवल खेत था तो ये गलत है, खेती रहेगा तब ये सही होगा। कृषि का मतलब खेती होता है, ठीक है, खेत नहीं, समझ में आया? तो ये घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हो गया, सिंपल सा है। इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेकार्थी शब्द। ये क्या होता है? देखिए एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द को हम कई नामों से पुकार सकते हैं, उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। छोटे छोटे थे जब हम तो पर्यायवाची शब्द बोलते थे, ठीक है, इसी को हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे देखिए फूल, फूल को और हम किन नामों से जानते हैं? फूल को हम पुष्प के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पुष्प के नाम से भी जानते हैं। एक आभूषण भी होता है फूल, एक आभूषण, एक
आभूषण भी फूल होता है, ठीक है। तो और घुटने की गोल हड्डी, जो हमारे घुटने की गोल हड्डी होती है उसको भी हम फूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो घुटने की गोल हड्डी, ठीक है। तो पुष्प को हम इतने नामों से जानते हैं। फूल को हम पुष्प भी बोल सकते हैं, आप सभी को पता है, चाहे फूल को हो चाहे पुष्प को हो, मुझे फूल मत मारो, ठीक है, मैं अबला वाला वियोगिनी। एक आभूषण भी बोल सकते हैं, घुटने की गोल हड्डी भी इसको बोल सकते हैं। तो ये सब इसके अनेकार्थी शब्द होंगे, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है मन को हम किन किन नामों से जानते हैं, मन को किन किन नामों से जानते हैं, चलिए लिखते हैं। देखिए, मन को हम जानते हैं संवेदन कह सकते हैं, ठीक है, हृदय कह सकते हैं, संवेदन हृदय, ठीक है, संवेदन हृदय, ठीक है। उसके बाद में हम ज्ञान बोल सकते हैं, ज्ञान, संकल्प बोल सकते हैं। तो मन को हम इन सब नामों से भी जानते हैं, क्या क्या, संवेदन, हृदय, ज्ञान और संकल्प, ठीक है। तो इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे मन को हम ज्ञान भी बोलते हैं, संवेदन भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कई नाम है एक ही शब्द के। जैसे आपको 2 ही लिखना होगा, मैंने 4 बता रखे, क्यों बताए मैंने 4, क्योंकि 4 में से 2 तो आपको याद ही रहेंगे अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे तो गलती आपकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए क्या है। थर्ड वाला है हमारा राजा को क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए, राजा को हम शासक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शासक, ठीक है। धनी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, धनी। एक उपाधि, राजा जो है एक उपाधि है, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसकी उपाधि क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। प्रिय भी बोल सकते हैं, प्रिय, ठीक है। तो राजा को हम किन किन नामों से जानते हैं, शासक, धनी, एक उपाधि और प्रिय, ठीक है। तो ये सब राजा के कई नाम होते हैं। जैसे जो राजा है वो शासक भी है, मतलब पूरे राज्य पर उसका ही शासन चल रहा है, तो वो शासक भी उसको हम बोल सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आएगा, बहुत सिंपल सा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये तो सबको पता ही होगा, मतलब अनेक शब्द के लिए हमें एक शब्द चूज करना होता है, इसमें बस सिंपल सा है, ठीक है। जैसे देखिए जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, एक शब्द में अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके अपठनीय, ठीक है, हो गया। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे एक शब्द में आपको बताना है, क्या लिखेंगे, अपठनीय। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यही होता है, यानी कि अनेक शब्द है उसके लिए हमने एक शब्द चूज कर लिया, बस हो गया, ठीक है। जिसे पढ़ा ना जा सके वो अपठनीय होगा। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा देखिए, जिसके विषय में लिखना आवश्यक है, जिसके विषय में लिखना जरूरी हो, वो क्या होता है, उल्लेखनीय, ठीक है। क्या होता है, उल्लेखनीय। जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो उसे हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं उल्लेखनीय, ठीक है। समझ में आया, ये भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो फूल अभी खिला ना हो, यानी कि जो फूल अभी नहीं खिला है, छोटा सा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कली, ठीक है, कली, समझे हो। तो कली देखिए सभी को पता भी है कली क्या होता है, ठीक है, तो कली इसका हो जाएगा। मतलब अनेक शब्द के लिए हमें एक शब्द यहाँ पर लिखना होता है, सिंपल सा है। एक और क्वेश्चन इसमें है, क्योंकि इसके हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, जिसकी कल्पना की जा सके उसे हम क्या कहेंगे, जिसकी कल्पना हम कर सके, जिसको हम इमेजिन कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे कल्पनीय। क्या बोलेंगे, कल्पनीय। और जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम लोग बोलेंगे अकल्पनीय। मतलब जिसकी कल्पना की जा सके वो कल्पनीय होगा, जिसकी कल्पना ना की जा सके वो अकल्पनीय होगा, बस हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं वाक्य संशोधन पर। ये भी 2 नंबर के आते हैं। इसमें क्या होता है, वाक्य आपको दिया रहेगा, उसमें छोटी छोटी गलतियां भी दी जाएंगी, ठीक है। फंटेंस के साथ गलती फ्री में, ठीक है, उसको सही करना आपको होगा। जब देखिए, सुशीला को 2 पुत्र हैं, तो सुशीला को 2 पुत्र हैं, गलत है, ये गलत है। इसको कैसे लिखेंगे आप लोग बताइए, समझ गए होंगे। सुशीला के 2 पुत्र हैं, को के जगह पर के कर दीजिए, बस हो गया। एक मात्रा की गलती और 2 नंबर गया, ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। देखिए ऐसे लिखिए, सुशीला के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र
हैं, ठीक है। तो सुशीला के 2 पुत्र हैं, ये सही हो जाएगा। तो सुशीला को 2 पुत्र हैं, ये गलत होगा। सुशीला के 2 पुत्र हैं, दैट्स राइट, ठीक है। तो को के जगह पर के, बस हो गया, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, रमेश, देवेंद्र और विनोद आएगा। अब देखिए 3 लोग हैं, रमेश, विनोद और देवेंद्र आएगा, गलत है। रमेश, देवेंद्र और विनोद आएंगे, ये रहना चाहिए। रमेश, देवेंद्र और विनोद आएंगे, आएंगे क्योंकि 3 लोग हैं, आएगा नहीं, आएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे रमेश, देवेंद्र और विनोद आएंगे, ठीक है, आएंगे, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, आएंगे, ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है, आएंगे। तो रमेश, देवेंद्र और विनोद आएंगे क्योंकि 3 लोग हैं, तो आएगा नहीं, आएंगे, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम यहाँ कुशलता पूर्वक से हैं। देखिए स्टूडेंट, कुशलता पूर्वक के साथ से लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, बस हो गया, सही बिल्कुल, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहां कुशलता पूर्वक हैं, ठीक है, हम यहाँ कुशलता पूर्वक हैं। तो से मत लिखिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, बस सही हो गया, सिंपल सा है, समझ में आ रहा है, बस सही करना, मतलब गलत वाक्य को सही कर दीजिए, नंबर फ्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए 4 अरब सैनिक मारे गए। अब देखिए इसमें गलती क्या है, सभी समझ लेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे, सर सैनिक नहीं सैनिक होता है, सैनिक नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पहचान नहीं पाए होंगे, कौन कौन नहीं पहचान पाया कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 4 अरब, बहुत ज्यादा बता दिया, 4 अरब सैनिक मारे गए। तो सैनिक नहीं लिखेंगे मेरे स्टूडेंट, सैनिक लिखेंगे, सैनिक। तो 4 अरब सैनिक मारे गए, बस हो गया, सिंपल सा। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, हम हैं ना आपके लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब आते हैं निबंध पर, कि कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि निबंध 9 नंबर का आता है। चलिए देखते हैं, ठीक है, निबंध। तो भैया आज एक ऐसे टॉपिक पर हम निबंध पढ़ेंगे जो टॉपिक हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और 9 नंबर आपका क्लियर करा के ही रहेंगे। ये टॉपिक सभी को पता है, कौन सा टॉपिक है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, यानी कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है वो क्या होता है, ठीक है, इसके समस्या और इसका समाधान कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर निबंध पढ़ेंगे, तो अच्छे से बैठ जाइए, पूरा निबंध समझ लीजिए, समझ लिए तो आप लिख लेंगे, कोई जरूरी नहीं है इसको नोट ही कीजिए। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे, तो आपको पूरा निबंध याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हेडिंग ध्यान रखिएगा, निबंध में हेडिंग अगर आपको पता है तो सब पता है। इसमें पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार जरूर डालना है हेडिंग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे हम। देखिए जो हमें चारों ओर से प्रवृत्त किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है तो पहले प्रस्तावना आपको लिखना होगा, 9 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे देखिए प्रस्तावना के बाद क्या है हमारा, अभी इसमें और है थोड़ा सा, देखिए यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु रूप निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वह दिन आ गया। मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुए वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। इसमें कई प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, मतलब कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। अभी सबको हम हेडिंग डालेंगे। मतलब रॉबर्ट कोच ने कहा था कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि जो हम लोग हैं हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन ध्वनि से यानी कि शोर से लड़ना होगा, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाना। आगे देखिए क्या है,
प्रदूषण का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, देखिए स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और ये इतना विकराल रूप धारण कर रहा है कि धीरे धीरे हम लोगों के यहाँ संकट बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी इसमें दूसरा हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। देखिए प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है ये बहुत जरूरी है कि आखिर कौन कौन से प्रदूषण है, किस प्रकार से प्रदूषण हमको प्रभावित करते हैं। देखिए आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देते हैं। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण देखिए वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। ठीक है, वायु प्रदूषण हमारा हो गया। अब इसमें और लिखेंगे जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक प्रकार के हानिकारक गैसें भर गई हैं, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़े के लिए अत्यंत हानिकारक है। देखिए स्टूडेंट, प्रदूषण को रोकना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना होगा। देखिए हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। यानी कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन हमें कौन देगा और हमारी मतलब जीवन जो है बहुत संकट में आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए पेड़ पौधे, आप लोगों ने कितने पेड़ लगाए हैं अपने जीवन में, कमेंट करके बताइएगा। देखेंगे कितने बच्चों ने पेड़ लगाया है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे हमारे लिए जीवन है, जैसे जल जीवन है। क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा। ठीक है, शुद्ध वायु मिलेगा। समझ में आया? यही तो कारण है, शहरों में पेड़ पौधे कम होते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है। गांव में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर छांव में बैठे रहते हैं, बहुत अच्छी हवा आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, शहर में पेड़ पौधों को काटकर मकाने, इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है जल प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण जो समझ लिया, जल प्रदूषण भी है। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदानीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। देखिए जल जो है ये जीवन है। वायु के बाद हमें सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो जल की होती है। वायु के बिना हम एक दिन में नहीं रह पाएंगे, जल के बिना भी हम 2 दिन रह सकते हैं, उसके बाद 2-3 दिन, मतलब कुछ दिन ही रह सकते हैं, फिर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक की थैलियां, तैलीय पदार्थ तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के जल में मिलने से जल प्रदूषण बढ़ता है। यानी कि जो हम खेतों में रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, खाद, वो भी बह बहकर नदियों में जाते हैं और नदी के पानी जो है दूषित होता है, नगरों का पानी दूषित होता है, जिससे प्रॉब्लम्स का सामना, जल प्रदूषण का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ये भी एक समस्या है, ध्वनि प्रदूषण भी समस्या है। जो डीजे बजते हैं खूब तेज तेज, ये भी हमारे लिए हानिकारक है। ऐसा मत समझिए कि अरे यार डीजे बज रहा है कितना मजा आ रहा है, चलिए डांस करते हैं। ठीक है, लेकिन डांस तो करेंगे, लेकिन जीवन में रहेंगे तभी तो डांस करेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण को भी रोकना है हमें। ठीक है, डांस वांस होता रहेगा। आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि सिर्फ डीजे ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो ध्वनि प्रदूषण का स्रोत हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रेडियो धर्मी प्रदूषण एक है। देखिए आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं। परीक्षण लिख दीजिएगा, परीक्षा नहीं, परीक्षा तो आप लोगों की होगी। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी इससे हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने को बचा नहीं पाई है। देखिए जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था तो वहां के लोग तो गए, मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन
अब जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी अपंग पैदा होते हैं। देखिए कितना ज्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण इस चीज को कहते हैं। जो शस्त्र बनाए गए, जो परमाणु बम बनाए गए, उसका मिस यूज करना, ठीक है, किसी के ऊपर गिरा दिया गया, उनकी तो जिंदगी गई, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अपंग पैदा हो रही है। कितना प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आगे देखिए रासायनिक प्रदूषण एक है। देखिए कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि बहुत सारे लोग खेती करते हैं तो उसमें उपज के लिए, ज्यादा पैदावार के लिए बहुत सारे रासायनिक उर्वरक खाद का यूज करते हैं, जो भी प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, यानी कि प्रदूषण की जो समस्या है ये किस प्रकार की समस्या और इससे क्या क्या हानियां हैं, मतलब हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या है देखिए, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण में विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया। देखिए जनसंख्या वृद्धि, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी प्रदूषण होने के चांसेस भी उतने ज्यादा कम होंगे, क्योंकि उतने ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, अब बढ़ेगी तो लोग कहां रहेंगे, जमीन तो सीमित है, अब लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे काट कर घर बनाएंगे वहां पर। अब पेड़ पौधे काट लेंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। ठीक है, आगे देखिए भूमि का कटाव, ओजोन परत का सिकुड़ना, ये सब भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आगे देखिए वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों और अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी ना किसी रूप से वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधित रोग होते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता है, यानी कि फिजिकली एंड मेंटली टेंशन बढ़ता है। ठीक है, समझ में? तो ये सब इसके कारण। आगे देखिए एक और है, समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। जितना ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे, यानी कि पेड़ लगाएंगे, सबसे अच्छा साधन यही है प्रदूषण से बचने के लिए। तो पेड़ लगाइए, अपना जीवन बचाइए। ठीक है, आगे देखिए वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरों को विधिवत समाप्त करने के लिए उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था लिखिएगा, व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं वन को अपचारित करके बाहर निकाला जाए तथा इसको जल स्रोत से मिलने से रोका जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट हेडिंग हमारा रहेगा उपसंहार। ये भी बहुत जरूरी है। मैंने बताया दो हेडिंग बहुत जरूरी है, पहला प्रस्तावना, दूसरा उपसंहार, बाकी बीच में तो आपको हेडिंग डालना ही है। ठीक है, आगे देखिए पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व ने एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने का प्रयत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जाना चाहिए तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। यानी कि वन की अगर अनियंत्रित कटाई होगी, पेड़ पौधों की कटाई होगी, तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। तो सरकार को कदम उठाना चाहिए, वो उठा भी रही है। वो सोच रही है कि जनसंख्या कम हो, वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करें। वो सरकार की गलती नहीं, गलती आम आदमी की है। जो लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटिए, अगर एक काटिए तो 10 लगाइए। ठीक है, समझ में आया, और काटिए ना तो अच्छा है। तो ये आपका हो जाएगा उपसंहार। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में 7 टॉपिक्स बताए। कौन कौन से टॉपिक थे देखिए, मुहावरे हम लोग क्या, संधि विच्छेद, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्य संशोधन, और एक इंपॉर्टेंट निबंध भी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर के ये सब क्वेश्चन आते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा मेरे स्टूडेंट्स। और अभी भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा, उनको भी देखते रहिए, टॉपर बना के मैं छोड़ूंगा। बस आप लोग हमारे साथ रहिए, हमारे साथ पढ़िए, ताकि आप भी टॉपर बनिए। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।